हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी कैटेट 2020 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी की, इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट का डाल देंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं कि 2020 में क्वेश्चन कैसे आए थे। और आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आपको उनके आंसर अपने माइंड में रख लेने हैं, ताकि आप भी चेक कर सकें कि आप फ़िलहाल की स्थिति में कितने क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया था, पुदीना वनस्पति किसके द्वारा गुना करता है। तो यहाँ पर पुदीना वनस्पति किसके माध्यम से रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, अपस्थानिक कालिका, चूसक, कंद, धावकों। तो यहाँ पर जो पुदीना यानी कि जो मिंट है वो चूसक के माध्यम से गुणन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विलिंगी पौधे का एक उदाहरण कौन सा है। द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्चुअल प्लांट। तो यहाँ पर बाइसेक्चुअल प्लांट यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, टमाटर, गुलाब, खीरा, गुड़हल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खीरा जो है वो एक द्विलिंगी पौधा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस्पर्म किसका अवशेष है। तो जो पेरिस्पर्म होता है वह होता है न्यूसिलस का अवशेष। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सहप्रभावी का उदाहरण है। सहप्रभावी का उदाहरण आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर, स्नैपड्रैगन का गुलाबी फूल, मानव में एबीओ रक्त संबंध, मानव में सेक्स संबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र वर्गीकरण के मेंडल का नियम जीन पर स्थित जीन के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, गैर घरेलू गुणसूत्र, घरेलू गुणसूत्र, समान गुणसूत्र, अतिरिक्त परमाणु आनुवांशिक तत्व। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा घरेलू गुणसूत्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हीमोफिलिक पुरुष एक सामान्य सजातीय महिला से शादी करता है, क्या संभावना है कि उनके बेटे को हीमोफीलिया हो जाएगा। तो अगर जो हीमोफिलिक पुरुष है और सामान्य जो है महिला है तो फिर बिल्कुल 0% होगी उनके बेटे में हीमोफीलिया ट्रांसफ़र होने की। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो गुणसूत्र सिद्धांत जो है वो सटन और बोवेराई द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रतीकों में से एक टर्नर सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है। तो टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, AAXO। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की दीक्षा कोडोन है। तो प्रोटीन संश्लेषण की दीक्षा कोडोन जो है वो है AUG, ये आपको याद कर लेना है। AUG प्रोटीन संश्लेषण की दीक्षा कोडोन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म रिकॉर्ड में पहला सत्य है हिमोनिड्स को जीनस में रखा गया है। तो पहला सत्य जो जिसको हिमोनिड्स के जीनस में रखा गया है वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आदमी का सबसे करीबी रिश्तेदार है। तो आधुनिक आदमी का सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिम्फोसाइट्स इनमें से किस में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर, लिम्फ, यकृत, अमाशय, वृक्क। तो यहाँ पर जो लिम्फ है, लिम्फ से ही लिम्फोसाइट बनता है, उत्पन्न होता है यहीं पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है। तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी बतानी थी। छोटी चेचक वायरस के माध्यम से होती है, रेबीज भी वायरस, क्षय रोग जीवाणु के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिट्रस कैंकर का मुख्य कारक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, माइक्रोकोकस, जैंथोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस। तो यहाँ पर सिट्रस कैंकर जो है वो होता है जैंथोमोनास के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जैव विविधता नाम दिया गया? तो जैव विविधता जो है यहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वोल्टर जीरोजन, एनआई बेविलो, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट और कैंडोल। तो यहाँ पर वोल्टर जीरोजन ने इनका नाम दिया था, जैव विविधता नाम दिया था उन्होंने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तनधारियों में कौन संकटग्रस्त नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे रेड स्लोथ, कस्तूरी मृग, नीलगाय, भारतीय शेर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीलगाय जो है वो एक संकटग्रस्त नहीं है। आप देख सकते हैं अपने आसपास भी बहुत ज़्यादा नीलगाय हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का चक्रीय परिवर्तन परिवर्तनों के कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का चक्रीय परिवर्तन जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे प्रकाशीय सक्रियता, श्वसन सक्रियता, जीवाश्म ईंधनों का जलना, अवरक्त किरणों की सक्रियता। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जीवाश्म ईंधनों का जलना ही कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का चक्रीय परिवर्तन करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतकों द्वारा ग्लैंड्स का निर्माण होता है? तो यहाँ पर ग्लैंड्स जो है वो इपिथेलियल टिश्यू या इपिथेलियल ऊतकों के माध्यम से बनती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोआ समूह के वर्गीकरण का आधार है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे माप, आकार, चाल, नाभिकों की संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चाल के हिसाब से ही प्रोटोजोआ समूह का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि इनका जो लोकोमोशन है वो किस प्रकार का है उसकी वजह से इन्हें क्लासीफाई किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन दिए गए थे फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी को ही ऊतकों का अध्ययन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ऑप्शन ऐसे ही दिए गए थे लैमार्क, ई डार्विन, चार्ल्स डार्विन, मेंडेल। तो ई डार्विन, कुछ बच्चों ने ई डार्विन भी लगा दिया होगा, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, चार्ल्स डार्विन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में उपस्थित है, तो मध्य प्रदेश का करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन के लिए ऑप्शन दिए गए थे पर्ल कल्चर, पीसी कल्चर, यहाँ पर नेक्स्ट था सेरीकल्चर और एपीकल्चर। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो आरंभ हुआ था वो था 1973 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैविक कैंची के रूप में कार्य करता है? तो जैविक कैंची जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे लाइगेज, प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लिएज या रिस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लिएज को जैविक कैंची के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव उत्पाद आनुवांशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीवों में बनाया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करके कौन सा मानव उत्पाद बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, ऊतक प्लाज्मिनोजन सक्रिय, उपरोक्त सभी। तो ये सभी बनाए जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उन्नति के कारण पशुओं की क्लोनिंग संभव हो चुकी है? न्यूक्लियर तकनीक, संगणक तकनीक, जीव प्रौद्योगिकी और ऑडो रेडियोग्राफी। तो यहाँ पर जीव प्रौद्योगिकी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी योजना में अन्य एक या एक से अधिक जीन पेश किया तो पौधों को कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को कहा जाता है ट्रांसजेनिक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले सूरज में उगने के लिए अनुकूलित पौधे हैं? तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर हीलियोफाइट्स, सियोफाइट्स, लिथोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, हीलियोफाइट्स। जो खुले सूरज में उगते हैं पौधे उन्हें हीलियोफाइट्स बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसांख्यिकी उन आंकड़ों का अध्ययन है जो प्रभावित करते हैं
जनसंख्या वृद्धि, भौगोलिक, पारिवारिक, वंशावली, व्यक्तियों की स्थानीय एकाग्रता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर विकिरण की घटना में प्रकाश संश्लेषण का प्रतिशत क्या है? तो सौर विकिरण की घटना में प्रकाश संश्लेषण का प्रतिशत पूछा गया था। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर 100%, 50%, 1 से 5%, 2 से 10%। तो 2 से 10% जो है वो है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के जीवों की प्रकाश संश्लेषण करने की सबसे अधिक संभावना होगी? ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रेटोवीर और स्वयंपोषी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वयंपोषी। जो हमारे पौधे वगैरह होते हैं वे सब स्वयंपोषी होते हैं, या फिर जो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको स्वयंपोषी बोलते हैं, और उन्हीं की जो फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता नहीं रखता? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए थे नोस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर। तो यहाँ पर यूलोथ्रिक्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक पौधे के फॉस्फेट पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फॉस्फेट पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक ऑर्गेनिज्म बताना था। तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर लेग्यूम्स, VAM, IPM, साइनोबैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 2 VAM यानी कि वैस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस, एस्पेरेजेलस ओराइजी, रोडोटोरिला, सैक्रोमाइसिस सेरेबमी। तो यहाँ पर जाइमेज एंजाइम जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेबमी के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्संयोजन DNA प्रौद्योगिकी में एक प्लाज्मिड वेक्टर को क्लीव किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे उसी एंजाइम से जिससे डोनर जीन को क्लीव किया गया है, संशोधित DNA लाइगेज, 4 पृथक्कृत एंजाइम और 1 गर्म क्षारीय विलयन। तो काटने के लिए यानी कि क्लीव करने के लिए हम उसी एंजाइम का प्रयोग करते हैं जिससे डोनर जीन को क्लीव किया गया हो, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे महासागरीय, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि महासागरीय करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे रेशम, लाख, शहद, मोती। तो आप देख सकते हैं कि रेशम, लाख और शहद ये तीनों ही चीज़ें कीटों से प्राप्त होती हैं, जबकि जो मोती है वो मोलस्का से प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब युग्मक विभिन्न युग्मकों में परिवर्तित होते हैं तो यह प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे प्रभाव, अलगाव, क्रॉसिंग ओवर, स्वतंत्र संकलन। तो यहाँ पर अलगाव देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मेंडल ने शुद्ध लाल फूल वाले तने के साथ मटर के एक शुद्ध सफ़ेद फूल वाले प्रजाति का संकरण किया तो पहली पीढ़ी का संकर था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे केवल लाल फूल, केवल सफ़ेद फूल, गुलाबी फूल, 3 लाल और 1 सफ़ेद फूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि केवल लाल फूल थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी राय में सही सर्जिकल प्रक्रिया एक गर्भनिरोधक विधि क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे पुरुष नसबंदी, बदिया करना, ओवरिएक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी। तो यहाँ पर पुरुष नसबंदी जो है वो एक गर्भनिरोधक विधि है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यौन संचारित रोगों में से पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यौन अंगों को प्रभावित नहीं करने वाले संचारित रोग पहचानने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था एड्स, सुजाक, जननांग दाद, ट्राइकोमोनियासिस।
तो यहाँ पर सुजाग, जननांगदाद और ट्राइकोमोनासिस ये तीनों ही जो यौन अंग हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एड्स में यौन अंग प्रभावित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगाणु की कौन सी परत हृदय के विकास से जुड़ी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मीजोडर्म करेक्ट होगा, यही हृदय के विकास से जुड़ी होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परागकण का सर्वश्रेष्ठ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, मतलब कि परागकण को किस प्रकार से हम अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पर नरयुग्मक, सेकंड दिया गया था यहाँ पर सूक्ष्म बीजाणुमात्र कोशिका, आंशिक रूप से विकसित नरयुग्मक जनन, आंशिक रूप से विकसित भ्रूण। तो भ्रूण तो नहीं होगा यहाँ पर, नरयुग्मक हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते, सूक्ष्म बीजाणुमात्र कोशिका यह भी हम नहीं कह सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है कि आंशिक रूप से विकसित नरयुग्मक जनन, क्योंकि इसका बाद में डिवीजन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो यानी कि ये आंशिक रूप से विकसित है और नरयुग्मक जनन भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए थे कैरोटीन, केसीन, मेलेनिन, कोई नहीं। तो यहाँ पर केसीन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है दूध में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो यहाँ पर चरक संहिता पूछा गया था, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी। तो यहाँ पर आयुर्वेद करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज़ होते हैं, ऑप्शन दिया गया था वसा, जीवाणु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडी जो हैं वे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यकृत की सिरोसिस किस कारण होती है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कोकीन, शराब, एलएसडी, मॉर्फिन। तो इस शराब के कारण यकृत की सिरोसिस होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स का सबसे पहला केस देखा गया, तो कहाँ पर देखा गया था? ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर रूस में, फ्रांस में, यूएसए में, जर्मनी में। तो सबसे पहला केस यूएसए में देखा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमगादड़ टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो यहाँ पर आप खुद भी सोच सकते हैं कि चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख जो हैं काम तो सब सेम ही करते हैं, लेकिन जो उनका एनाटॉमी है वो थोड़ी अलग है, तो उसके कारण हम उन्हें समरूप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? ऑप्शन दिए गए थे मोर, बत्तख, एमू, स्टार्क। तो यहाँ पर एमू जो पक्षी है वो उड़ नहीं पाता, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को किस अनुपात में प्रयोग किया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 1:3, 1:2, 2:1, 2:1। तो यहाँ पर स्टैनले मिलर ने मीथेन 2, अमोनिया 1 और हाइड्रोजन 2 के अनुपात में लिया था, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे नील डोलसेट, एलेक्स जेफरी, थॉमस रोड्रिक और जैकब। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है इसका वह है एलेक्स जेफरी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। संबंधनकाएँ किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए थे पादप, कवक, जंतु, जीवाणु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों हैं ये यूकैरियोट हैं, जबकि ये प्रोकैरियोट है। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी गा सकते थे अपने, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु के अग्रपिंडक में होता है, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए। तो शुक्राणु के अग्रपिंडक में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके माध्यम से वो ओवेरी या ओवम की जो लेयर होती है उसके अंदर छिद्र बनाकर अंदर घुसता है। तो ये था यूपी कैडेट 2020 का क्वेश्चन पेपर बायोलॉजी सब्जेक्ट का। इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर
यहीं पर डाले जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप के हो, यानी कि आपके पास 12th में एग्रीकल्चर था, तो आपके लिए हमने एक बुक डिज़ाइन की है, कंप्लीट एग्रीकल्चर इन 30 डेज़। इसमें हमने 30 दिन का शेड्यूल बनाया है कि आपको प्रत्येक दिन इतना इतना पढ़ना है। उसके हिसाब से अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो 30 दिन में आपका इन सभी सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और इसी किताब में से आपको 80% तक आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर आप इस किताब को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। 2 दिन का हमने कंटेंट इसमें फ्री अवेलेबल कराया है। अगर आपको 2 दिन का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको पूरी किताब को खरीद सकते हैं मात्र 50 रुपये में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।